नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है, जहां पर हम अपने पैसे की समझ को बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो अब मैं एक सीरीज लेके आया हूं म्यूचुअल फंड समझने के लिए। क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसलिए इसमें मल्टीपल वीडियोस हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये कोई एडवाइस नहीं है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, पराग पारिक, क्वांट, निप्पॉन, ऐसे बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। और यहाँ मैं डिस्क्लेम कर दूं कि मैं जो कुछ भी कंपनियों के नाम या कुछ बता रहा हूँ वो केवल समझने के लिए है, वो कोई एडवाइस नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, अपना कोई एक म्यूचुअल फंड निकालती हैं और हमारे आप जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे लेती हैं कि हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको ग्रो करेंगे और आप उसको उससे प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये जो पैसा हमारा आपका इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं फंड। और ये फंड जो है वो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करता है, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं। और उनको बोलते हैं फंड मैनेजर। जो हमारा फंड इकट्ठा हुआ है उसको एक मैनेजर मैनेज करता है। और ये मैनेजर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स कौन से खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, कितने खरीदने हैं, कितने बेचने हैं। ये सारा वो डिसाइड करता है। तो हम जैसे किसी और फील्ड में प्रोफेशनल को हायर करते हैं, वैसे ये भी एक प्रोफेशनल है। तो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? ये शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, और भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो इन सब में ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड होता है वो नया फंड हो सकता है, जिसको न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। या ऑलरेडी कोई फंड चल रहा है 5 साल 10 साल से, और उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जब भी आप सुनते हैं तो उसमें एक होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? बेसिकली जब म्यूचुअल फंड आपको अलॉट किया जाता है तो यूनिट होती है उसकी। जैसे शेयर होता है तो आपको एक शेयर मिलता है, तो ऐसे ही ये यूनिट है म्यूचुअल फंड की, वो एक यूनिट कहलाती है। और स्टार्टिंग जो होती है, जब म्यूचुअल फंड नया नया निकलता है तो उसकी यूनिट की वैल्यू 10 रुपए होती है। फिर जैसा फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस होगा तो ये 10 रुपए बढ़ भी सकते हैं, 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। और ये नीचे भी जा सकते हैं, 9 8 10 कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स परफॉर्मेंस। तो जो नफो होता है वो आपको 10 रुपए में मिलता है। जो पहले से म्यूचुअल फंड चल रहा है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर वो निगेटिव चल रहा है तो 5 रुपए वैल्यू हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है, 77 हो सकती है, 47, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एनएवी जो होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होता है। जो भी आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने जो भी शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको डिनोट करने का एक तरीका है जिसको एनएवी बोलते हैं। तो जैसे शेयर्स में क्या वैल्यू होती है, रुपीज में आपको पता लग जाता है कि 100 रुपए का हमारा शेयर है या 150 रुपए का हमारा शेयर है। तो ऐसे आपको नेट एसेट वैल्यू पता लगती है। इसको एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो डिपेंड करता है एनएवी के डिफरेंस पे। जब आप एनएवी आपने जब बाई करा म्यूचुअल फंड और जब सेल करा, तो वो जो एनएवी का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है। कई लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जब एनएफओ आता है तो 10 रुपए का होता है तो इसका मतलब वो सस्ता है, उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एनएफओ खरीदा था 10 रुपए में, वो 20 रुपए पहुंच गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग फंड है, उसका एनएवी 36 था जब आपने खरीदा, जब बेचा था 46 था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए का। तो दोनों में प्रॉफिट 10 रुपीज का है। तो बेसिकली डिफरेंस मैटर करता है, किस प्राइस पे आपने खरीदा वो मैटर नहीं करता। तो ये एक एग्जांपल है। इसमें आपको दिख रहा होगा कितना पैसा इन्वेस्ट करा, अभी कितना पैसा है, कितनी यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की, एवरेज एनएवी जो खरीदा है हमने उसका एवरेज एनएवी कितना था, और करंट एनएवी आज की डेट में एनएवी कितना है। और ये XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
जो कि 13% है। ये रिटर्न कैलकुलेट करने की एक स्पेशल तरीका है। और प्रॉफिट लॉस आपको इतना हुआ है। ये साथ में एक फोलियो नंबर होता है, जैसे एफडी में सर्टिफिकेट नंबर होता है वैसे इसमें एक फोलियो नंबर होता है। तो बेसिकली जिस एनएवी पे आज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वैल्यू आपकी ये आएगी। और आपने जो एवरेज खरीदा था, आपने क्योंकि एसआईपी मोड में खरीदा, तो किसी समय उसका एनएवी 50 था, किसी समय 57 था, किसी समय 67 था, 42 था। मल्टीपल टाइम्स आपने अलग अलग वैल्यूज के एनएवी के म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, लेकिन एवरेज निकल के उसका आज की डेट में एनएवी ये आ रहा है कि आपने इस एवरेज रेट पे इतनी यूनिट्स खरीदी हुई हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आता है। जो करंट एनएवी से यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आता है। दोनों का डिफरेंस आपका ये है। ठीक है। इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप ज़्यादा बाई कर सकते हैं, नया एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी मीन सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। आप सिस्टमेटिकली, जैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं कि 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करा है, ऐसे आप 5,000 पर मंथ निकाल भी सकते हैं। रिडीम का मतलब आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं? आप इसमें एक साथ भी पैसा डाल सकते हैं, या बेस्ट ऑप्शन इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टम होता है। तो से फॉर एग्जांपल आप 1,000 रुपये 25th ऑफ एवरी मंथ को इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक सिस्टम बन गया। सिस्टम बनने से क्या होता है, ये आपके बैंक से लिंक हो जाता है, ऑटोमेटिकली पैसे कटते हैं। तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डिसिप्लिन। फिर आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या होता है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो कुछ लोग, क्या होता है कि 4-5 शेयर कर लेते हैं कि यही शेयर जो है वो हमें सुपर रिच बना देगा। लेकिन अगर वही शेयर नीचे चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन। आप अलग अलग शेयर्स में पैसे रखें। तो प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होते हैं वो यही करते हैं कि आपका पैसा किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होने देते, अलग अलग कंपनीज में रखते हैं। तो डाइवर्सिफाई रहता है, तो कोई एक कंपनी डूब भी गई तो आपका पैसा नहीं डूबता। और म्यूचुअल फंड में आप पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप जिस दिन ऑर्डर देंगे उसके नेक्स्ट डे, सेकेंड डे आपके पास पैसा आ जाएगा आपके बैंक में। तो अब इन्वेस्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में? डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड कंपनी की साइट से जाके, से फॉर आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड खरीदना है, आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स ये सब लगता है। तो आप घर बैठे उसको कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं बिना किसी एजेंट के इन्वॉल्वमेंट के। तो इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड लग रहा है एसबीआई का अच्छा है, एक लग रहा है एचडीएफसी का अच्छा है, एक लग रहा है पराग पारिक का अच्छा है, तो आपको सब जगह अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा और अलग अलग जगह ट्रैक रखना पड़ेगा। फिर बहुत सारी कंपनीज और बैंक्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड बेचती हैं, तो बेसिकली ये कमीशन बेस्ड होते हैं। तो आप बैंक में जाएंगे तो कई बार आप जाते हैं तो बैंक मैनेजर या कोई आपको बैठा लेता है, सर ये म्यूचुअल फंड आया है बड़ा अच्छा है, या ये इंश्योरेंस आया है बड़ा अच्छा है, आप इसको भर दीजिए। तो वो आप बैठ के ऑफलाइन वहाँ भर देते हैं, या ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। नॉन कमीशन बेस्ड भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट ऐप आते हैं। उसमें एक ईयरली कुछ फीस लेते हैं वो, और आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एमएफडी होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये कमीशन बेस्ड होते हैं और ये आपको घर पे सर्विस देते हैं। तो इन्वेस्ट कैसे करते हैं? एक और तरीका है डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू क्या फायदा है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं डीमैट के थ्रू, आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, कुछ गोल्ड ले रखे हैं, कुछ बॉन्ड ले रखे हैं, तो ये सारा कुछ आपको एक ही जगह दिखाई देता रहता है। तो आपको पता लगता रहता है पोर्टफोलियो में कितने परसेंट में क्या है। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो उसमें 60% जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है, 10% गोल्ड में लगा हुआ है, 30%, 20% म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, 10% बॉन्ड में लगा हुआ है। इस तरह से आपको एक जगह ओवरव्यू मिल जाता है। हर टाइम आपको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड की साइट पे जाएंगे तो हर बार आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाता है होल्डर को, तो नॉमिनी को आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि डीमैट में आपको नॉमिनी लिखना जरूरी है।
और आप कोई बैंक अकाउंट या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एक ही साथ आपके सारे जो म्यूचुअल फंड है उसमें चेंज हो जाएगा, रादर देन अलग अलग जगह जाके कराने से। और आप इसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप यूनिट बेस कर सकते हैं कि एवरी मंथ मुझे जो है 10 यूनिट्स मिल जाए। लेकिन जो रूटीन म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे 5,000 रुपीज चाहिए। 5,000 के रुपीज के लिए उसको 10 यूनिट्स बेचनी है या 9 यूनिट्स बेचनी है, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो कमीशन बेस्ड और नॉन कमीशन बेस्ड म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली जो पर्सनल रिवॉर्ड है, क्योंकि आपको कुछ बेचा जा रहा है तो उसमें उसको कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन मिलने के कारण वो जो है एक मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होती है कि जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, वो प्रोडक्ट वो पुश करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफर होता है, तो आपको न्यू फंड ऑफर काफ़ी ज़्यादा बेचे जाने की कोशिश की जाती है। कारण, क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा होता है। न्यू फंड ऑफिसर ऑफर जो है मेरी समझ में अच्छा ऑप्शन नहीं है। रीजन बीइंग कि सपोज आपको किसी डॉक्टर से सर्जरी करानी है, तो क्या आप किसी नए सर्जन से सर्जरी कराना प्रेफर करेंगे, या पहले जो जिसको एक्सपीरियंस है? नए नाई से बाल कटाना पसंद करेंगे? नए टेक्नीशियन से अपनी कार रिपेयर कराना पसंद करेंगे? नहीं, आप चाहते हैं कोई एक्सपीरियंस बंदा हो। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड न्यू एनएफओ जो है उसका कुछ हमें एक्सपीरियंस नहीं पता। तो जो एग्जिस्टिंग है, जिसका आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, आइडियली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कमीशन के बेसिस पे एनएफओ में कमीशन ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग जो है, सारे लोग नहीं बट कुछ लोग जो है उसको मिस सेल करने की कोशिश करते हैं। या कोई और म्यूचुअल फंड होगा जिसमें ज़्यादा उनको कमीशन मिल रहा हो, और वो पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन इन्वेस्टर की एनालाइज करते नहीं है। जो कोई एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो सारी सिचुएशन देखता है। आपके इंश्योरेंस हुआ कि नहीं, आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, आप बिल बनाई है आपने कि नहीं, तो आपका टैक्स सेविंग ठीक हो रही है कि नहीं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड बेच रहा है उसका केवल एक टारगेट है, आपको म्यूचुअल फंड बेचना। तो मेरी नज़र में जो कमीशन बेस्ड है वो थोड़ा सा बायस रहती है। नॉट एवरी वन बट फ्यू पीपल आर देयर। सो म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं? इक्विटी स्कीम्स जो शेयर में इन्वेस्ट करती है, डेप्ट स्कीम जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जो डेप्ट और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट करती हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम जैसे रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, मेरी अपनी समझ में ये अच्छे नहीं होते हैं। और दूसरी स्कीम जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यू बिगनर्स के लिए, और ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इक्विटी स्कीम्स क्या करती है? शेयर में इन्वेस्ट करती है वेरियस ड्यूरेशन के लिए। 3 साल 5 साल किसी शेयर में डाला, फिर निकाल दिया, फिर दूसरे शेयर में डाला, जैसे भी फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। रिस्क और रिटर्न डिपेंड करेगा कि ड्यूरेशन कितना था इन्वेस्टमेंट का। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है उसके कंपैरिजन में इक्विटी स्कीम रिस्की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पैसा शेयर्स में लगा हुआ है। तो इक्विटी स्कीम के जो टाइप्स होते हैं उसमें कुछ जो कॉमन टाइप्स हैं वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप जो होता है वो टॉप 100 कंपनीज इंडिया की है रैंकिंग वाइज, मार्केट कैप की रैंकिंग के वाइज। उसमें टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा लगता है। मिड कैप जो 101 से 250th कंपनी होती है, ये भी अच्छी कंपनीज होती हैं, बिग कंपनीज होती हैं, इसमें पैसा लगता है। स्मॉल कैप 250 ऑनवर्ड छोटी कंपनीज जो होती हैं उनमें पैसा लगता है। मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इनके पास ये एडवांटेज होता है कि ये कुछ पैसा इसमें लगा सकते हैं, कुछ इसमें लगा सकते हैं, कुछ इसमें लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो ये मिक्सअप कर सकते हैं। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है जो टैक्स सेव करने के लिए होता है। फिर आते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड्स पे। डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वेरियस ड्यूरेशन के बॉन्ड होते हैं, कुछ साल का है, कुछ 6 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है। तो रिस्क है रिटर्न भी डिपेंड करेगा कि क्वालिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या है। और बट इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटिवली सेफर है कि आपका कैपिटल रिलेटिवली प्रोटेक्ट रहता है। 100% सेफ डेप्ट म्यूचुअल फंड भी नहीं है। तो केवल म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड।
इसमें आप मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं डिफरेंट रेशियोज में। ज़्यादा रेशियो जो आपको लार्ज कैप मिड कैप का रखना चाहिए। फिर मीडियम टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में नहीं रखना है। और हाइब्रिड फंड्स जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों होते हैं, बट डेब्ट डोमिनेंट होना चाहिए, इससे कुछ प्रोटेक्शन बना रहे आपका। शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 5 साल तो डेब्ट डोमिनेंट हाइब्रिड फंड होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट या शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट म्यूचुअल फंड। बिल्कुल ही 3 साल से पहले आपको चाहिए, 100% श्योर आपको जैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए, तो मेरा सजेशन है आप केवल फिक्स डिपॉजिट में रखें। शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी में पैसा नहीं रखना है जब भी आपको 3 साल से कम के लिए पैसा चाहिए। तो जो आपने इन्वेस्ट कर दिया आपको रीअसेसमेंट भी करना चाहिए, और एटलीस्ट ईयरली आपको देखना चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और अगर मेजर डेविएशन है अपने पीयर ग्रुप से, सपोज आपने म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कर लिया, आपका म्यूचुअल फंड 22% दे रहा है और जो और म्यूचुअल फंड है वो 24-26 दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आपका 22 दे रहा है, दूसरे का 29 दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपका टॉप 10% में नहीं आता है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि इसको चेंज करके कुछ और लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर टैक्स की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स कैसे लगता है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें सरकार की लेटेस्ट जो रूलिंग है उसके हिसाब से आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। 30% स्लैब में है तो 30% टैक्स लगेगा। बस एडवांटेज इतना है कि आप पोस्टपोन कर सकते हैं टैक्स को। जैसे बैंक एफडी होता है वो हर साल आपको इंटरेस्ट देता है, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, जब तक आप निकालेंगे नहीं 5 साल 10 साल, तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। जब आप निकालेंगे तभी आपको टैक्स देना है। दूसरा क्या है कि बैंक एफडी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की करी थी और आपको 4 साल बाद कुछ पैसे निकालने हैं, तो आपको वो पूरी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। जबकि डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको 3 लाख की जरूरत थी तो आपने 3 लाख निकाले, तो आप केवल उस 3 लाख पे आपको टैक्स देना है, जबकि बैंक एफडी में आपको पूरे उस पर टैक्स देना है, प्रॉफिट पे। फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर 1 साल से कम आपने पैसा रखा, 1 साल पे आपने निकाल लिया, तो आपको 15% टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो 10% टैक्स देना होता है। तो ये बहुत बड़ी टैक्स सेविंग है। पैसा कब निकालना चाहिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए आपको। तो जो स्मॉल सेविंग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पीपीएफ हो गया, बैंक एफडी हो गया, इन सब में टाइम लिमिट फिक्स होती है, इसमें आप कुछ अल्टर कर नहीं सकते। 5 साल की एफडी है तो 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगी। म्यूचुअल फंड आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। रिडीम का मतलब आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, और पूरा पार्ट निकाल सकते हैं, आधा पार्ट निकाल सकते हैं, 1/5 निकाल सकते हैं, जितनी आपको जरूरत है उतना निकाल सकते हैं। और टैक्स इम्प्लीकेशन का ध्यान रखें। तो जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो ध्यान रखें कि शेयर मार्केट जो है वो साइकिल्स में मूव करता है। हो सकता है जब आप पैसे निकाल रहे हो तो मार्केट फेवरेबल ना हो, तो वो रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिखाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, या तो हो सकता है बहुत मार्केट अच्छा चल रहा है, आपने सोचा था कि 10 लाख लगाने हैं और 30 लाख हो जाएंगे, वो पता लगा कि 10 साल में 30 लाख की जगह वो 5 साल में 30 लाख हो गए, तो आप उसको निकाल सकते हैं। या लेट भी हो सकता है, आपने सोचा था 10 साल में 30 लाख, उसको 10 साल में नहीं हुआ, 10 साल में 25 लाख ही हुआ। या हो सकता है कि अगर खराब म्यूचुअल फंड में लगा है तो आपका टारगेट अचीव ही ना हो, इसलिए आपकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू। होपफुली ये म्यूचुअल फंड सीरीज का पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, तो मैं उनको अगले वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।